यूपी जो कि सबसे बड़ा होम ग्राउंड था, सबसे मजबूत किला था, वहां सर कैसे गड़बड़ हो गई? और विपक्ष ने ये ज्यादा झूठ बोला, हाँ। जबकि वास्तविकता थी कि संविधान का उल्लंघन विपक्ष ने किया था, कांग्रेस ने किया था। कैंडिडेट सिलेक्शन पे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैंडिडेट सिलेक्शन सही नहीं था, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अब की बार 400 पार का जो नारा था वो जो दलित बैकवर्ड समाज में एक मैसेज गठबंधन देने में कामयाब रहा कि संविधान को खतरा हो जाएगा इससे। तो जब मोदी जी ने कह दिया कि उनके रहते हुए कोई भी जो ओबीसी और एससी का आरक्षण है वो छीन नहीं सकता। सर 10 साल जो आपको वोट बैंक आपके साथ था, बहुत कमिटेड था, दलित पिछड़ा वोट बैंक बहुत मजबूती के साथ बीजेपी को वोट किया, लेकिन वो इस बार शिफ्ट हुआ है ना सर यूपी में, तो उसको कैसे आपको वापस लाएंगे अपने पाले में? प्रियंका जी के राजनीतिक जीवन का जो पहला चुनाव है वायनाड से, वो उनको हार का संदेश देगा। बड़ी इस वक्त नीट की चर्चा हो रही है सर, आप तो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, आपने तमाम परीक्षाएं कराई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो सर क्या लग रहा है कि क्या उपाय देखते हैं, क्या इलाज देखते हैं कि पेपर लीक जैसी बहुत सी घटनाएं हो तो कैसे रोका जा सकता है सर इन सबको? ओम प्रकाश जी एनडीए के एक बड़े विश्वस्त सहयोगी हैं और उन्होंने बीजेपी के लिए पूरा दौड़ कर घूम कर प्रचार किया है। लोकसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान किया है उत्तर प्रदेश के नतीजों ने। बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। सर एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन चर्चा यूपी के नतीजों पे बहुत ज़्यादा हो रही। किस तरह से देखते हैं नतीजे 14 और 19 के तरह नहीं आ पाए, तो इन नतीजों का आकलन कैसे करते हैं सर? देखिए सीटें कम हैं पहले की अपेक्षा, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मत प्रतिशत आज भी समाजवादी पार्टी से ज्यादा है। आज भी जो टोटल वोट्स बीजेपी को मिले हैं वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा है, यानी जनता की नजर में आज भी हम नंबर 1 पार्टी हैं। वोट प्रतिशत के हिसाब से वोट प्रतिशत भी है और जो टोटल वोट पड़े हैं जी जी, तो उनमें भी 3-4 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। मैं एग्जैक्ट फिगर मेरे पास इस समय नहीं है, 3 करोड़ 82 लाख या ऐसी कुछ का फिगर आएगा। एनडीए घटक दल को मिला लेंगे तो वो 4 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, और अखिलेश जी के इससे कम आए हैं। तो फिर तो वो तो कहेंगे हमारे फिर इंडिया गठबंधन को ही मिला लीजिए फिर तो। हाँ उसको मिलाएंगे तो कम आएंगे उसको, मैं एनडीए के ज्यादा आएंगे। ओके। और बीजेपी के समाजवादी से ज्यादा आएंगे अगर आप तुलना करेंगे। ठीक है सर। लेकिन ये विश्लेषण जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि लगातार एक व्यक्ति के नेतृत्व में तीसरी बार, आजादी के बाद ये संभवतः दूसरी बार है, नेहरू जी 3 बार बने थे और मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी बार भाजपा के सहयोग से एनडीए की गवर्नमेंट बनी है। हैट्रिक लगाने वाले प्रधानमंत्री हो, हैट्रिक लगाने वाले, ये कि हिस्टोरिकल फैक्ट है। और जिस तरीके से मोदी जी का पूरी दुनिया में सम्मान है, आप निश्चित माने बीजेपी 2 सीटों से आगे चली थी। आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए अगर कुछ कम सीट यहाँ पर आई हैं तो हम दक्षिण में बढ़े हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में बढ़े हैं, उड़ीसा में तो हमने सरकार ही बना ली, अरुणाचल में हमने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, आंध्र प्रदेश में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, तो वही बात है सर, सिक्किम में एनडीए की सरकार तो बात वही ना सर, कर्नाटक में परफॉर्मेंस अच्छी रही, गुजरात में अच्छी रही, मध्य प्रदेश में अच्छी रही, राजस्थान में अच्छी रही, इवन बिहार में लोग कहते हैं कि बहुत वहाँ अपसेट होगा, लेकिन बिहार में फिर परफॉर्मेंस बहुत ठीक ठाक रही। यूपी जो कि सबसे बड़ा होम ग्राउंड था, सबसे मजबूत किला था, वहाँ सर कैसे गड़बड़ हो गई? देखिए अभी पर्यवेक्षक हमारे संगठन ने भेजे हैं सभी जगह, वो सीट वार उसका विश्लेषण कर रहे हैं। सीट वार जब भी कोई परिणाम आएगा, जो भी फैक्ट्स आएंगे तो उसको वो सबके सामने रखेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, अगर उसकी कभी भी कुछ सीटें कम आई हैं तो उसने जल्दी रिकवर किया है और हमारा कार्यकर्ता दुगनी मेहनत से लग गया है। तो आप मान के चलो कि आने वाला समय भाजपा का ही होगा सर, और भाजपा की स्वीकारता पूरे देश में बढ़ी है। नो डाउट। कैंडिडेट सिलेक्शन पे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैंडिडेट सिलेक्शन सही नहीं था, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अब की बार 400 पार का जो नारा था वो जो दलित बैकवर्ड समाज में एक मैसेज गठबंधन देने में कामयाब रहा कि संविधान को खतरा हो जाएगा इससे। तो ये कुछ फैक्टर कि ये जो विपक्ष है वो दुष्प्रचार के लिए जाना जाता है।
और उसने दुष्प्रचार तो किया, पूरे भारतवर्ष में किया, झूठ बोलने का। और विपक्ष ने ये ज्यादा झूठ बोला, जबकि वास्तविकता ये थी कि संविधान का उल्लंघन विपक्ष ने किया था, कांग्रेस ने किया था। कि कर्नाटका में उसने दलित और ओबीसी, जो हिंदू दलित और ओबीसी हैं, उनके खाते का जो आरक्षण था उसने मुस्लिम सामान्य जो बिरादरी के मुस्लिम थे उनको दे दिया, धार्मिक आधार पर दे दिया। धार्मिक आधार पे। बीजेपी जो ओबीसी में मुस्लिम को दिया जा रहा उसके विरोध बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन जब धार्मिक आधार पर आप दे ही नहीं सकते हो, और फिर जो सामान्य है उसको आप ओबीसी और एससी में क्यों दे रहे हो, ये बीजेपी ने कहा कि यह तो आपने संविधान खोला है। इसका जवाब देने के बजाय उन लोगों ने 400 के टारगेट को कह दिया कि 400 आएगा तो बीजेपी संविधान बदल देगी। लेकिन सर ऐसा बयान तो आया था, लल्लू सिंह का नहीं, आया, अरुण गोविल का आया, अनंत हेगड़े का आया। आप उन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं जो पार्टी के लिए अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। लेकिन नुकसान क्या है ना पार्टी का जो अधिकृत प्रवक्ता, जब मोदी जी ने कह दिया कि उनके रहते हुए कोई भी जो ओबीसी और एससी का आरक्षण है वो छीन नहीं सकता। तो इस तरह के नेताओं के बयान ने नुकसान किया सर, जिन्होंने बड़बोलापन दिखा दिया। देखिए, बयान या आप ये कहें कि कांग्रेस का दुष्प्रचार, झूठ का दुष्प्रचार, वो जल्दी दक्षिण के लोगों ने समझ लिया, क्योंकि उन्होंने दक्षिण में लोगों ने देखा था कि ये तो कांग्रेस ने खुद बदला है संविधान, तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बीजेपी जिताया। तो सर अब 2.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने, तो ये लोकसभा चुनाव को सर क्या मान रहे हैं, इनका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बीजेपी 3/4 से जीत कर आएगी। और अभी इनको नहीं पता है कि मोदी जी क्या है, बीजेपी के कार्यकर्ता क्या है। लेकिन सर ये कैडर बेस्ड पार्टी है। अब ये जो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं समाज में, निश्चित रूप में जो मोदी जी का आह्वान है कि युवा एक जाति है जिसका रोजगार सृजन करना है, महिला का सशक्तिकरण करना दूसरी जात है, किसान की आमदनी दुगनी करना है वो तीसरी जात है, और गरीबों का उन्नयन करना है वो चौथी जात है। सर 10 साल ये 4 जातियां काम करेगी और उसमें बीजेपी काम करेगी। सर 10 साल जो आपको वोट बैंक आपके साथ था, बहुत कमिटेड था, दलित पिछड़ा वोट बैंक बहुत मजबूती के साथ बीजेपी को वोट किया, लेकिन वो इस बार शिफ्ट हुआ है ना सर यूपी में, तो उसको कैसे आपको वापस लाएंगे अपने पाले में? नहीं, शिफ्ट हो गया ऐसा कहना ठीक नहीं है। तब तो सीटें वाली ना सर। जो हमारे पास मत प्रतिशत उतना ही है, कभी कभी पॉलराइजेशन एक शब्द है। जी जी। बीएसपी को इसमें वोट ही नहीं मिला, 0 पे आ। तो जो ट्रायंगुलर फाइट होती थी जी जी, उसके बजाय डायरेक्ट फाइट हुई। ये अब कारण बहुत सारे हैं, जब इसका विश्लेषण होगा तो वो सामने आएंगे। बीजेपी कमजोर कहीं से नहीं हुई है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहीं से भी उत्साह कम नहीं हुआ है। हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास है और बीजेपी जल्दी उत्तर प्रदेश में पूरा परचम लहराएगी। सर प्रियंका गांधी की बड़ी चर्चा थी, रायबरेली से लड़ेंगी कि वायनाड से लड़ेंगी, अब वायनाड से लड़ने जा रही हैं, तो क्या आप को लग रहा था कि आप कहीं, या बीजेपी कहीं मान रही थी कि वो रायबरेली से भी लड़ सकते हैं? मैं आज कह दूं कि आज राहुल गांधी जी दोबारा इस्तीफा देते रायबरेली से। जी जी। और दोबारा इस्तीफा देने के बाद आदरणीय सोनिया जी या प्रियंका जी को आके लड़ लें, मैं समझता हूं कि अब की उनको जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो जानते हैं कि रायबरेली से इस्तीफा देखते तो उत्तर प्रदेश में नहीं जीतते, इस डर से उन्होंने वायनाड को छोड़ा है। और मैं आज कह रहा हूं कि प्रियंका जी के राजनीतिक जीवन का जो पहला चुनाव है वायनाड से, वो उनको हार का संदेश देगा। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं सर? निश्चित रूप में सर। लेकिन कितनी बड़े मार्जिन से उनकी जीत हुई है वायनाड से, और रायबरेली आप कह रहे हैं रायबरेली में लगभग 3.5 लाख से वोट ज्यादा जीते राहुल गांधी जी। नहीं, अब जो जीत होती है रायबरेली में से ही होती है, तो ये कोई चीज ऐसा नहीं है कि अपराजय वाली स्थिति हो। आपको लग रहा है भयवश रायबरेली नहीं लड़ने को तैयार हुई? उनको पता है कि रायबरेली में एक बार तो झूठ का आंकड़ा चल गया, दोबारा सिंपैथी नहीं चलेगी। अब बार बार पापा मम्मी को याद करके जी जी वो काम नहीं चलने वाला है। सर बड़ी चर्चा हो रही है अयोध्या की सर, कि अयोध्या की हार ने बिल्कुल चौंका दिया सबको, लोगों को बिल्कुल एक डीजीपी जैसे बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, उबर नहीं पा रही। अयोध्या की सीट कैसे निकल गई? वहाँ हजारों करोड़ रुपए का काम हुआ, एयरपोर्ट बना, और मुझे जहाँ तक जानकारी है 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट विकास में किया गया, लेकिन उसके बावजूद सर कैसे ये सीट वहाँ पे इतना बड़ा सेटबैक हो गया? देखिए, पहला तो मैं स्पष्ट करूं कि जो फैजाबाद लोकसभा है जी जी,
उसमें जो अयोध्या है वो एक विधानसभा है और उस विधानसभा में बीजेपी जीती है। तो पहला तो ये संशोधन जरूरी है कि अयोध्या बीजेपी हार गई, ऐसा नहीं, अयोध्या बीजेपी जीत गई। अब दूसरा प्रश्न है कि फैजाबाद इसको भी लोकसभा, मैं correct कर दूं, अगर फैजाबाद लोकसभा जी जी वो हार गई तो ये सत्य है। अब उनके तमाम और कारण हैं। मैंने पहले बोला था कि आज इनके पास में मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास में जी जी उनके पास में जाति और संप्रदाय दो हथियार हैं और इन दो हथियारों का जवाब बीजेपी का ये चार जातियां हैं, जो युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं और गरीबी हैं। उनके साथ लेके उनको उनके उन्नयन के लिए काम बीजेपी करेगी। जातिवाद के जहर को जातिवाद से नहीं मुकाबला करेंगे। ये जो जातिवाद है ये बहुत दिनों तक स्थायी नहीं होता। पूरे मंडल में सर, अयोध्या मंडल में सफाया हो गया पूरा। और निश्चित रूप में जहाँ जातिवाद का प्रभाव चला है, वैसे तो बहुत सारी जगह ऐसा है, लोग बोलते हैं कि जितना काम, जैसे आप गिना रहे हो कि अगर दूसरे देश में इतना काम हुआ होता जितना मोदी जी ने अयोध्या के लिए किया तो शायद उनको वोट मांगने की जरूरत ही ना पड़ती। नहीं, 10 साल तो मिला ना सर वोट आपको। लेकिन पब्लिक ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, ऐसा नहीं है, और जनता का आशीर्वाद है। हम लोग कारण पता लगा रहे हैं, कारण क्या हो सकता है, टिकट का हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, या जातिगत इक्वेशन हो सकते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ के लोकल कुछ इश्यूज रहे हों। तो ये अभी जो हमारे पर्यवेक्षक गए हैं पता लगा लेंगे, उसके बाद कुछ कहने। सर बीजेपी कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है नहीं, हार की जिम्मेदारी भी यहाँ तय होती है। जैसे कांग्रेस हारती है तो वो राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी पोजीशन पे। समाजवादी पार्टी हार जाए तो अध्यक्ष की पोजीशन में फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 43 सीटें गई हैं सर, नुकसान हुआ है, तो क्या इसकी समीक्षा होगी? तो नहीं, बीजेपी कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी है, वही बात है। यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व है, जिम्मेदारी तय होगी सर। यहाँ नहीं, जिम्मेदारी एक व्यक्ति की तय थोड़ी होती है, सबकी तय है। जीत की है तो सभी की का योगदान है, हार है या कम है तो एक सामूहिक नेतृत्व का चिंतन का विषय है। तो इसलिए इसमें किसी व्यक्ति विशेष को आप न तो दोष दे सकते हैं, न ही आप उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी का मतलब ही ये है कि सामूहिक नेतृत्व, इसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश की टीम है, संगठन मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, पूरा एक कुनबा है, सांसद और विधायक भी उसके अंग हैं। बिल्कुल सर। इन सबकी एक सर आपके एक मंत्रिमंडल के सहयोगी, जब पिछली सरकार में जब आप डिप्टी सीएम थे तो आपके मंत्रिमंडल में सहयोगी थे ओम प्रकाश राजभर जी। घोषे से उनका बेटा चुनाव लड़ा, हार गए, तो उनका एक बयान वायरल हो गया। वो कह रहे हैं कि योगी मोदी को जनता ने नकार दिया। हालांकि आप उस फेक वीडियो के खिलाफ FIR भी हुई है। जी जी। ओम प्रकाश जी NDA के एक बड़े विश्वस्त सहयोगी हैं और उन्होंने बीजेपी के लिए पूरा दौड़ कर घूम कर प्रचार किया है। और वो जो फेक वीडियो चलाया है वो भाषण में कुछ और बोल रहे हैं, वो भाषण में NDA की तारीफ कर रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार आए, एडिट करके उसको कर चला दिया, और एडिट करके कुछ जो आजकल का आधुनिक वो चला है उसमें कुछ और फेक वीडियो चलाया गया। इसकी मैं निंदा करता हूँ फेक वीडियो की, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। सर एक आखिरी एक दो सवाल रहेगा, वो लेते हैं सर। बड़ी इस वक्त नीट की चर्चा हो रही है सर, आप तो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, आपने तमाम परीक्षाएं कराई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो सर क्या लग रहा है कि क्या उपाय देखते हैं, क्या इलाज देखते हैं कि पेपर लीक जैसी बहुत सी घटनाएं हो तो कैसे रोका जा सकता है सर इन सबको? देखिए, उत्तर प्रदेश में इसमें बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप पूर्व शिक्षा मंत्री का बयान राज्यसभा में देखिएगा, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के और राज्यसभा के माननीय सांसदों के बीच में, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करते हुए उस प्रयोजन को विस्तार से बताया है। अभी केंद्र सरकार ने चुनाव के पहले एक नकल को रोकने का एक प्रावधान तैयार कराया है और उसमें 80% चीजें उत्तर प्रदेश का जो हमारा नकल विहीन परीक्षा के संदर्भ में एक प्रस्तावना थी उसको लिया है। और उत्तर प्रदेश में देखिए सुधार की जो मैं कहूँगा पूरे देश में जो आवश्यकता है, सबसे बड़ी चीज ये है, एक तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, ये सबसे महत्वपूर्ण। मुझे याद है सर जब आप दूसरा कॉपी की डिकोडिंग, CCTV लगवा दिए थे हर रूम में पूरे प्रदेश में। मैंने अपने समय कॉपी की जो आंसर शीट थी उसकी डिकोडिंग कराया, पेपर नए तरीके से सेट कराए कि बगल वाला व्यक्ति वो देखे तो क्वेश्चन में अकबर कौन था नंबर 1 पे,
और बगल वाला देखो तो अकबर कौन था नंबर 7 पे। 2 जिलों में कोई क्वेश्चन पेपर है तो 2 जिलों में कोई और क्वेश्चन पेपर है। एक साथ पूरे प्रदेश में आउट नहीं हो सकता था। और कॉपी के हर पन्ने पे डिकोडिंग है, तो अगर वो लिख कर बाहर से लाएगा तो निश्चित रूप में पकड़ जाएगी, क्योंकि हर कॉपी की डिकोडिंग अलग है, उसके पन्ने अलग हैं, वो पन्ने उसको मिल नहीं सकते। और हमने स्टैटिक मजिस्ट्रेट हर परीक्षा केंद्र पे लगाए थे। सरकारी विद्यालय में ही पेपर आएगा, प्राइवेट में नहीं जाएगा। हमारा इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट में विश्वास नहीं, विश्वास है, लेकिन सरकारी लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो सर्विस से बर्खास्त होंगे अगर पेपर लीक हुआ। और सरकारी जगह पे जब पेपर को खोलेंगे तो वीडियो की रिकॉर्डिंग में खोलेंगे, कहीं सील तो नहीं टूटी है, अगर है तो तुरंत सूचित करेंगे। एक जिम्मेदारी जवाबदेही होती है सरकारी जवाबदेही। और उसमें जो पकड़े जाएंगे जो लोग, उन पे एक बड़ी सख्त कार्रवाई की बात करी थी। नौकरी जाने का भी खतरा रहेगा। हाँ, सर्विस से बर्खास्त होंगे। और जो प्रबंधक होंगे उनको भी हालांकि सभी प्रबंधक हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे आग्रह करके, उनसे बात करके हमने तय किया था कि वो इतनी दूरी पर जब परीक्षा चल रही होगी वो विद्यालय के आसपास नहीं होंगे। तो आपका सर कहना है कि प्राइवेट एजेंसियों पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए इस तरह की बड़ी परीक्षाओं पर? नहीं, प्राइवेट एजेंसी की मॉनिटरिंग जरूरी है और नीति का निर्धारण करना जरूरी है। सर, ये नीट का एग्जाम सेंट्रलाइज कांग्रेस ने किया था, तो आपको लगता है कि पहले जो व्यवस्था थी? देखिए, नीट के जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सतही तौर पर उनको कोई पेपर लीक की बात नजर नहीं आई है, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी है और उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। धर्मांत प्रधान जी का, हाँ, उसमें विश्वास किया जाना चाहिए। लेकिन परीक्षा के प्रोसेस में अगर कहीं विसंगति रही है, सरकार ने स्वयं कहा है कि हम उसका परीक्षण करा के कार्रवाई करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में निर्णय है, यदि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा सरकार उसका पालन करेगी। सर एक यही सवाल मैं आपसे, जैसे कि पहले हर स्टेट अपना अलग अलग मेडिकल कराता, तो आपको लगता है कि व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी या नीट ज़्यादा बेहतर है? ये नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे कोई नियुक्ति का प्रोसेस हो तो उसको स्टेट पे कराना थोड़ा मुश्किल काम होता है कि स्टेट अलग कराए, तो उत्तर प्रदेश अलग कराएगा, मध्य प्रदेश अलग कराएगा। तो उत्तर प्रदेश में मानो स्टैंडर्ड बहुत ऊपर कर दिया और मध्य प्रदेश ने लिबरल एटीट्यूड किया, तो जो उत्तर प्रदेश चुन के जाएगा वो अपने को सुपीरियर समझेगा, उसके प्लेसमेंट भी अच्छे होंगे। बात है। तो ये विसंगति रहती है, इसलिए पूरे देश में एक साथ कराने का निश्चय किया गया। बिल्कुल। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आपने सुना और तमाम मुद्दों पर बात करी, और उनका कहना है कि जो लोकसभा के रिजल्ट आए इलेक्शन के यूपी में, उसका विधानसभा चुनाव पे बहुत असर नहीं पड़ेगा और बीजेपी समीक्षा कर रही है कि हाँ कमियां रह गई हैं, उनको दूर करने का पार्टी प्रयास भी करेगी।